प्यारे विद्यार्थियों, आज की प्रस्तुति में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर विजय कुमार चावला, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय क्योड़क में हिंदी प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम में संकलित कैसे बनता है रेडियो नाटक विषय की प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस प्रस्तुति को तैयार करवाने में डॉक्टर योगेश वाशिष्ठ जी की अहम भूमिका रही है। उनके कुशल मार्गदर्शन के परिणाम स्वरूप ही आज मैं यह प्रस्तुति आपके समक्ष लेकर आया हूं। आओ आज की प्रस्तुति की ओर आपको ले चलूं। विद्यार्थियों, इस प्रस्तुति के अंत तक आप समझ पाएंगे रेडियो नाटक क्या है, रेडियो नाटक का इतिहास कैसा है, सिनेमा, रंगमंच और रेडियो नाटक में समानता एवं अंतर आप समझ पाएंगे। रेडियो नाटक लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी, इसका भी आपको ज्ञान प्राप्त होगा तथा रेडियो नाटक का महत्व क्या है इसके बारे में भी आप समझ पाएंगे। आओ आज की अपनी प्रस्तुति की ओर आपको ले चलता हूं। रेडियो नाटक की परिभाषा। रेडियो एक श्रव्य केवल सुनने वाला माध्यम है, अर्थात ऐसा माध्यम जिसे हम केवल सुन सकते हैं। रेडियो पर प्रसारित करने के लिए लिखे जाने वाले नाटकों को रेडियो नाटक कहते हैं। आप एक दृश्य अब देख पा रहे हैं। यह दृश्य रेडियो नाटक का है। महाराज मुझ गरीब पर दया करो, ये पात्र कह रहा है और नीचे चित्र में बालक या व्यक्ति रेडियो पर इस नाटक को सुन रहा है। रेडियो पर प्रसारित करने के लिए यह एक नाटक तैयार किया गया है। तो विद्यार्थियों, रेडियो नाटक एक नई साहित्यिक विधा है। जिस प्रकार उपन्यास, कहानी, नाटक, रिपोर्टाज, निबंध ये विधाएं हैं, इसी प्रकार रेडियो नाटक भी साहित्य की एक नवीन विधा है। मशहूर रंगकर्मी एवं साहित्यकार नेमीचंद जैन का क्या मानना है, ध्यान से सुनिए। यह एक कष्टदायक सच्चाई है कि एक स्वतंत्र साहित्यिक विधा के रूप में रेडियो नाटक हिंदी में अभी तक कोई जगह नहीं बना पाया है। यहाँ कहने का भाव यह है कि साहित्य में जहाँ एक ओर उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत सबका अपना अपना एक स्थान है, ठीक उसी प्रकार रेडियो नाटक हिंदी में अभी तक अपनी जगह नहीं बना पाया है। यह एक कष्टदायक सच्चाई है। अब मैं आपके समक्ष रेडियो नाटक का इतिहास प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान से सुनिए। आज से कुछ दशक पूर्व तक एक समय ऐसा भी था कि संसार में ना तो टेलीविज़न था, ना कंप्यूटर। सिनेमा हॉल और थिएटर थे तो सही, किंतु उनकी संख्या आज की तुलना में काफ़ी कम थी और एक आम आदमी के लिए वे सरलता से उपलब्ध भी नहीं थे। ऐसे दौर में घर बैठे मनोरंजन का जो सबसे सस्ता और सरलता से उत्पन्न साधन था, वह था रेडियो। रेडियो पर अनेक कार्यक्रम प्रसारित होते थे।
जैसे रेडियो पर समाचार आते थे, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम आते थे, खेलों का आंखों देखा हाल भी प्रसारित होता था तथा रेडियो नाटक आते थे और गीत संगीत कार्यक्रम यथा जैसे आज के एफएम चैनल हैं, इसी प्रकार उस समय भी गीत संगीत की भरमार रेडियो पर होती थी। विद्यार्थियों, टीवी धारावाहिकों तथा टेलीफिल्मों की कमी को पूरा करते थे रेडियो पर प्रसारित होने वाले नाटक। हिंदी साहित्य के लगभग सभी बड़ी रचनाकार साहित्य रचना के साथ साथ रेडियो स्टेशनों के लिए भी नाटक लिखा करते थे। उस समय यह बड़े सम्मान की बात समझी जाती थी। हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के नाट्य आंदोलन के विकास में रेडियो नाटक की अहम भूमिका रही है। हिंदी के कई ऐसे नाटक जो बाद में रंगमंच पर भी बेहद कामयाब रहे, मूल रूप से ये रेडियो के लिए लिखे गए थे। इस दृश्य को ध्यानपूर्वक देखें। धर्मवीर भारती कृत अंधा युग तथा मोहन राकेश कृत आषाढ़ का एक दिन इसके अच्छे उदाहरण हैं। अब मैं आपके समक्ष सिनेमा, रंगमंच अर्थात नाटक और रेडियो नाटक में कौन कौन सी समानताएं होती हैं इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। इन तीनों में एक कथानक अवश्य होता है। दूसरी समानता है इनके कथानक का आरंभ, मध्य और अंत होता है। तीसरी समानता, इन तीनों विधाओं में सिनेमा, रंगमंच अर्थात नाटक और रेडियो नाटक में पात्र योजना होती है। चौथा, इन तीनों विधाओं में संवाद योजना भी महत्वपूर्ण होती है। और पांचवा, इन तीनों विधाओं में द्वंद्व का भी समावेश होता है अर्थात पाया जाता है। अब मैं आपके समक्ष सिनेमा, रंगमंच अर्थात नाटक और रेडियो नाटक में कौन कौन सी असमानताएं पाई जाती हैं वह बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। सिनेमा और रंगमंच अर्थात नाटक श्रव्य दृश्य माध्यम है, अर्थात एक ऐसे माध्यम जिन्हें सुना तथा देखा जा सकता है, जबकि रेडियो नाटक केवल श्रव्य माध्यम है जो केवल सुना जा सकता है या जिसे हम सुन सकते हैं। इसमें ध्वनि प्रभाव व संवादों के माध्यम से दृश्य की कमी को पूरा किया जा सकता है। सिनेमा और रंगमंच अर्थात नाटक में दृश्य का प्रावधान होने के कारण इनके कथानकों में एक्शन की प्रधानता होती है, जबकि रेडियो नाटक श्रव्य होते हैं, अतः इनमें एक्शन की प्रधानता नहीं होती है। सिनेमा, रंगमंच अर्थात नाटक और रेडियो नाटक में तीसरी असमानता जो पाई जाती है वह इस प्रकार है। ध्यान से सुनिए। सिनेमा और रंगमंच अर्थात नाटक में पात्रों के शारीरिक हाव भाव, चेहरे की विभिन्न आकृतियों, वेशभूषा आदि को भी महत्व दिया जाता है, परंतु रेडियो नाटक में इन्हें महत्व नहीं दिया जाता है। अगली असमानता इस प्रकार है। सिनेमा और रंगमंच नाटक के नाटकों में पात्रों की संख्या अधिक होती है, जबकि रेडियो नाटकों में पात्रों की संख्या
अपेक्षाकृत कम व सीमित होती है। अगली असमानता आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान से सुनिए तथा देखिए। रंगमंच पर अभिनीत किए जाने वाले नाटकों में जीवंत अभिनय होता है। अभिनय के दौरान की गई गलती को सुधारा नहीं जा सकता, जबकि सिनेमा व रेडियो नाटक में दृश्यों व संवादों को शूट करके रिकॉर्ड किया जाता है। इनमें अभिनय के दौरान की गई गलती को पुनः शूट करके रिकॉर्ड किया जा सकता है। रेडियो नाटक, रंगमंच अर्थात नाटक तथा रेडियो नाटक में समानताओं तथा असमानताओं को जानने के उपरांत आओ जाने रेडियो नाटक लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं। रेडियो नाटक लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पहला, उपयुक्त कहानी का चुनाव। विद्यार्थियों, कहानी चाहे मौलिक हो या किसी भी स्रोत से ली गई हो, उसमें निम्न बातों का ध्यान अवश्य रखना होगा। दूसरा अहम तत्व जो ध्यान में हमें रखना होगा वह है कथानक में अधिक एक्शन ना हो। इसमें कहानी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो पूर्ण रूप से एक्शन या क्रियाओं पर आधारित हो, क्योंकि रेडियो पर एक्शन ध्वनियाँ सुनाना उबाऊ हो सकता है। अतः कहानी का चयन प्रस्तुति के आधार पर ही होना चाहिए। विद्यार्थियों, अब मैं आपके समक्ष उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। ध्यान से सुनिए। कहानी का आधार पीछा करना है। एक अपराधी कोई अपराध करके भाग रहा है। पुलिस उसके पीछे लगी हुई है और बीच बीच में रोचक नाटकीय घटनाएं घटती रहती हैं। सिनेमा में तो इसे रोचकता और खूबसूरती से प्रस्तुत किया जा सकता है, किंतु रेडियो में यही कथा वस्तु संभवतः अपना पूरा प्रभाव उत्पन्न करने में कामयाब न हो, क्योंकि केवल ध्वनि संकेतों की सहायता से हम अपराधी एवं पुलिस की भागदौड़ से उत्पन्न होने वाले रोमांच का सृजन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? हमें कहानी का चयन अपनी प्रस्तुति के माध्यम के अनुसार ही करना चाहिए। विद्यार्थियों, रेडियो नाटक लिखते समय ध्यान देने योग्य अगली महत्वपूर्ण बात है समयावधि, अर्थात रेडियो नाटक की समय अवधि कितनी होनी चाहिए। एक रेडियो नाटक की अवधि 15 मिनट से 30 मिनट तक की होती है। यदि कहानी लंबी है तो उसे एक धारावाहिक के रूप में पेश किया जा सकता है, जिसकी प्रत्येक कड़ी 15 या 30 मिनट की होगी। रेडियो पर निश्चित समय पर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भी आते हैं, अतः उनकी अवधि भी पूर्व निर्धारित होती है। 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट या 60 मिनट आदि। अगला तत्व है सीमित पात्र संख्या। रेडियो नाटक की अवधि सीमित होती है, यह हमने जान लिया। परिणाम स्वरूप
पात्रों की संख्या भी स्वयं ही सीमित हो जाएगी। रेडियो नाटक में श्रोता केवल आवाज के द्वारा चरित्रों को याद रखता है। ऐसी स्थिति में यदि पात्र अधिक होंगे तो उनके साथ संबंध बनाने में श्रोता को अधिक परेशानी होगी। अतः रेडियो नाटक लिखते समय हमें यह ध्यान रखना होगा कि पात्रों की संख्या भी सीमित हो। विद्यार्थियों, रेडियो नाटक में सीमित पात्र संख्या को मैं तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से, तुलनात्मक वर्णन के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिए तथा समझिए। 15 मिनट की अवधि वाले एक रेडियो नाटक में पात्रों की अधिकतम संख्या 5 से 6 होनी चाहिए। दूसरा, ध्यान से सुनिए। 30 से 40 मिनट की अवधि वाले एक रेडियो नाटक में पात्रों की अधिकतम संख्या 8 से 12 होनी चाहिए। यदि रेडियो नाटक 1 घंटे या उससे अधिक की अवधि वाले हैं तो उनमें पात्रों की अधिकतम संख्या 15 से 20 होनी चाहिए। इनमें केवल प्रमुख व सहायक भूमिकाओं की संख्या को ही शामिल किया गया है। इन पात्रों की संख्या में छोटे मोटे किरदारों की गिनती नहीं की गई है। विद्यार्थियों, इस दृश्य को ध्यानपूर्वक देखिए। मैं आपके समक्ष यह दृश्य उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे एक रेडियो नाटक में फेरी वाले का कुछ रोल है या उसकी भूमिका है। फेरी वाले की एक आवाज़ या पोस्टमैन का एक संवाद या कोर्ट में जज का केवल ऑर्डर ऑर्डर कहना, ये तीनों किरदार जो हैं छोटे मोटे किरदारों की गिनती में शामिल हैं। अतः इन्हें सीमित पात्रों की संख्या में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अब इस दृश्य को ध्यानपूर्वक देखिए। अब तक जो हमने पढ़ा, आपने सुना, उसका सार इस दृश्य में विद्यमान है। रेडियो पर प्रसारित किए जाने वाले नाटक में कहानी सिर्फ घटना प्रधान नहीं होनी चाहिए। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। उसकी अवधि ज़्यादा ना हो, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। पात्रों की संख्या सीमित हो, यह भी हमें ध्यान रखना होगा। यदि हम इन तथ्यों को ध्यान में रखकर रेडियो नाटक लिखते हैं तो निस्संदेह रेडियो नाटक अपने उद्देश्य में अवश्य कामयाब होगा। विद्यार्थियों, रेडियो नाटक लिखते समय ध्यान देने योग्य बातों में कथानक के उपरांत ध्वनि प्रभावों का प्रयोग शामिल है। उपयुक्त कहानी का चुनाव करने के बाद उसे नाटकीय शैली में लिखना पड़ता है। रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते हैं। ध्यान से सुनिए तथा समझिए। पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते हैं। अतः दृश्यों की कमी को ध्वनि प्रभावों से दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों, ध्वनि प्रभाव में संगीत भी सम्मिलित होता है। अब मैं आपके समक्ष ध्वनि प्रभावों के प्रयोग का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। दृश्य कुछ इस तरह का है।
रात का समय है तथा जंगल में 3 बच्चे राम, श्याम और मोहन रास्ता भटक गए हैं। जंगली जानवरों की आवाज़ें, डरावना संगीत, कदमों की आवाज़। दृश्य आप देख रहे हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है कट 1 या पहला हिस्सा। दृश्य है जंगल का। आओ आगे आपको इस उदाहरण के बारे में और बताता हूँ। ध्यान से सुनिए। पहला पात्र राम। श्याम, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो कितना भयानक जंगल है। दूसरा पात्र श्याम। डर तो मुझे भी लग रहा है राम। इतनी रात हो गई, घर में अम्मा बाबूजी सब परेशान होंगे। पुनः राम। यह सब इस नालायक मोहन की वजह से हुआ है। मोहन की नकल करते हुए। जंगल से चलते हैं, मुझे एक छोटा रास्ता मालूम है। श्याम चौंक कर, अरे यह मोहन कहाँ रह गया? अभी तो यहीं था। आवाज लगाकर, मोहन मोहन। राम लगभग रोते हुए, अब हम कभी घर नहीं पहुंच पाएंगे। श्याम चुप करो, जोर से आवाज लगाते हुए, मोहन, अरे मोहन हो। मोहन दूर से नजदीक आती आवाज, आ रहा हूं, वहीं रुकना, मेरे पैर में कांटा चुभ गया था। पास ही कोई पक्षी पंख फड़फड़ाता हुआ भयानक आवाज करता उड़ जाता है। राम चीख पड़ता है। विद्यार्थियों, आपने देखा, इस प्रकार रेडियो नाटक में दृश्य को प्रस्तुत करने के लिए जंगली जानवरों की आवाज़ें, डरावना संगीत आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होता, यह मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अतः घटना स्थल या परिवेश के बदलने पर नए कार्य व्यापार के लिए अंक या दृश्य न लिखकर क्या लिखा जाना चाहिए? ध्यान से सुनिए तथा समझिए। कार्य व्यापार के लिए अंक या दृश्य न लिखकर कट 1, कट 2, हिस्सा 1, हिस्सा 2 आदि लिखना चाहिए। रेडियो नाटक लिखते समय ध्यान देने योग्य अगली बात है संवाद लेखन। यह रेडियो नाटक का महत्वपूर्ण घटक है। रेडियो नाटक के संवाद कथानक एवं पात्रों के अनुकूल होने चाहिए। संवादों में चारित्रिक विशेषताएं प्रकट करने की क्षमता होनी चाहिए। संवाद नाटक के परिवेश, कार्यस्थल आदि को स्पष्ट करने में सहायक होने चाहिए। विद्यार्थियों, संवाद लेखन में भाषा का भी विशेष ध्यान हमें रखना होगा। पात्रों का आपसी संबंध भी संवाद की संरचना पर प्रभाव डालता है। एक ही व्यक्ति अपनी पत्नी से अलग तरीके से बात करेगा, अपने नौकर से अलग ढंग से बात करेगा, अपने बॉस के प्रति सम्मानपूर्वक लहजा अपनाएगा, तो अपने मित्रों के साथ समानता और गर्मजोशी भरा व्यवहार करेगा। यह सब कुछ प्रकट होगा उसके संवादों द्वारा। संवादों में द्वंद्व होना चाहिए ताकि कथानक का सही विकास हो सके। रेडियो नाटक लिखते समय अगली महत्वपूर्ण
बात जो ध्यान देने योग्य है वह है क्रियाओं का शाब्दिक रूपांतरण। रेडियो नाटक में कोई पात्र विशेष जब कोई क्रिया या एक्शन करता है तो उसे भी संवाद का शाब्दिक हिस्सा बनाना पड़ता है। उदाहरण ध्यान से सुनिए। पात्र पार्क में है और उसे बेंच पर बैठना है तो उसका संवाद कुछ इस प्रकार से होगा। आपके समक्ष एक दृश्य उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत कर रहा हूं। दृश्य को देखिए तथा सुनिए। कितनी गर्मी है आज पार्क में, चलूं कुछ देर इस बेंच पर ही बैठ जाऊं। और वह आह की ध्वनि करता हुआ बेंच पर बैठ जाता है। तो यह है क्रियाओं का शाब्दिक रूपांतरण का एक साक्षात प्रत्यक्ष उदाहरण। विद्यार्थियों, यह थी मेरी कैसे बनता है रेडियो नाटक की प्रस्तुति। इस प्रस्तुति को देखने के बाद आपने क्या समझा है? मेरे अनुसार जो आपने समझा है वह निम्न अनुसार है। पहला, रेडियो नाटक क्या है? इसके उपरांत नाट्य आंदोलन के विकास में रेडियो नाटक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सिनेमा और रंगमंच की भांति रेडियो एक दृश्य श्रव्य माध्यम नहीं है, अपितु श्रव्य माध्यम है जिसे हम केवल सुन सकते हैं। इसके उपरांत रेडियो की प्रस्तुति संवादों तथा ध्वनि प्रभावों के द्वारा होती है। अगला, फिल्म की भांति रेडियो नाटक में एक्शन की गुंजाइश नहीं होती है। इसके अतिरिक्त आपको यह भी समझ आ गया होगा कि रेडियो नाटक की अवधि सीमित होती है। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या भी सीमित होती है। रेडियो नाटक में संवादों की प्रधानता होती है। रेडियो नाटक में पात्र संबंधी विविध जानकारी संवाद तथा ध्वनि संकेतों द्वारा उजागर होती है। और अंततः रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होता, अतः घटनास्थल या परिवेश के बदलने पर नए कार्य व्यापार के लिए अंक या दृश्य न लिखकर हम कट 1, कट 2, हिस्सा 1 या हिस्सा 2 आदि लिखते हैं या रेडियो नाटक में ये लिखे जाते हैं या इनका प्रयोग किया जाता है। कैसे बनता है रेडियो नाटक की प्रस्तुति को आपने ध्यानपूर्वक सुना तथा समझा। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरी यह प्रस्तुति अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो विद्यार्थियों, अब मैं आपके समक्ष आपके स्व आकलन हेतु पुनरावृत्ति के कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ। ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए तथा इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करें। रिक्त स्थान आपके समक्ष हैं। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। आपने उचित ऑप्शन इसमें मुझे बताना है कि कौन सा है। पहला वाक्य आपके समक्ष, 15 से 30 मिनट के रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या डैश होनी चाहिए। ऑप्शन है 5 या 6। दूसरा ऑप्शन है 8 या 10। स्मरण कीजिए, मैंने आपको प्रस्तुति में बताया भी है कि 15 से 30 मिनट के रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? बताइए आप, कितनी होनी चाहिए? 5 या 6। शाबाश।
अब आपके समक्ष है दूसरा वाक्य। ध्यान से सुनिए। रेडियो नाटक में बदले हुए घटनास्थल, समय के अंतराल आदि को बताने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। संगीत प्रभाव का या ध्वनि प्रभाव का? स्मरण करते हुए, सोचते हुए ध्यान से इसका उत्तर दीजिए। बताएं, संगीत प्रभाव आएगा या ध्वनि प्रभाव? तो इसका उत्तर आएगा ध्वनि प्रभाव। तीसरा वाक्य आपके समक्ष। रेडियो एक डैश माध्यम है, दृश्य श्रव्य या श्रव्य? कौन सा माध्यम है? मैंने आपको बताया भी है, श्रव्य, केवल सुने जाने वाला माध्यम, जिसके अंतर्गत हम केवल कार्यक्रमों को, आने वाले प्रसारण को सुन सकते हैं। चौथा वाक्य आपके समक्ष। संवादों में डैश होना चाहिए ताकि कथानक का सही विकास हो सके। द्वंद्व होना चाहिए या हिस्सा? तो इसका उत्तर है द्वंद्व। और पांचवा वाक्य है, रेडियो नाटक में डैश नहीं होते हैं। मैंने कई बार आपको बताया है इस प्रस्तुति में। ऑप्शन है दृश्य या पात्र। तो इसका उत्तर मुझे पता है कि आपको मालूम होगा। इसमें जो उत्तर आएगा वह है दृश्य। शाबाश। रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होते हैं। अब आपके समक्ष है, निम्नलिखित वाक्यों में सही गलत का चयन करें। आपके समक्ष मैं वाक्य पढ़कर सुनाऊंगा। आपने केवल यह बताना है कि यह कथन सही है या गलत। तो पहला वाक्य है आपके समक्ष। ध्यान से सुनिए। रेडियो पर एक्शन ध्वनियाँ सुनना उबाऊ हो सकता है, सही या गलत? तो इसका उत्तर है सही। दूसरा वाक्य, रेडियो नाटक में एक्शन की प्रधानता नहीं होती है, सही या गलत? तो यह कथन भी सही है, प्रधानता नहीं होती है। सिनेमा और रंगमंच अर्थात नाटक में रेडियो नाटकों की अपेक्षा पात्रों की संख्या अधिक होती है, कथन सही है या गलत? तो यह कथन भी सही है। मैंने आपको इस प्रस्तुति में बताया भी है कि सिनेमा और रंगमंच अर्थात नाटकों में पात्रों की संख्या रेडियो नाटकों की अपेक्षा अधिक होती है। अंतिम वाक्य है अब आपके समक्ष। ध्यान से सुनिए। ध्वनि प्रभाव में संगीत सम्मिलित नहीं होता है, यह कथन सही है या गलत? ध्यान से सोचिए। यह कथन गलत है, क्योंकि ध्वनि प्रभाव में संगीत सम्मिलित होता है। तो विद्यार्थियों, यह थी मेरी आज की प्रस्तुति। अंततः मैं आप सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ।